अटकी हुई हैं और सबसे बड़ी जो अटकलें हैं वो बिहार के दो दल जेडीयू और एलजेपी को लेकर है, जिनके चेहरे शामिल किए जा सकते हैं नए मोदी कैबिनेट में। और जेडीयू होगी शामिल, लेकिन जेडीयू ने अपनी मांग भी रख दी है कि 4 मंत्री बनाए जाने चाहिए उनके कोटे से। ये महत्वाकांक्षा जेडीयू की। और कैबिनेट विस्तार पर नीतीश कुमार ने कहा है कि कैबिनेट के फॉर्मूले की जानकारी नहीं है। फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही हैं, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं, मुख्यमंत्री जी, सवाल ऐसा सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कोई बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल अब आप तो जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। प्रकाश, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जेडीयू ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। हालांकि बीच में जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ अनबन देखने को मिली, लेकिन मुझे लगता है जेडीयू इस वक्त का इंतजार कर रही थी। तो क्या 4 मंत्री, 2 कैबिनेट, 2 एमओएस जेडीयू के खाते में आएंगे? देखिए, अनबन की स्थिति अभी नहीं है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए मजबूरी हैं। जितना जरूरी बीजेपी को जेडीयू का साथ है, उतना ही जरूरी जेडीयू को बीजेपी का साथ है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में ये तालमेल स्थापित है, भले निचले के नेता जो अंतर्विरोध पैदा करने की कोशिश करें। जहां तक बार्गेनिंग की बात है, बीच का रास्ता निकालकर अगर 4 मांग रही है जेडीयू, तो हो सकता है 3 तक मामला बन जाए। और चूंकि जेडीयू हवाला दे रही कि उसके 16 लोकसभा सबसे बड़ा घटक दल है, बीजेपी के बाद कोई अलायंस पार्टनर नहीं है, तो बीजेपी इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख रही है। रीजनल बैलेंस, रीजनल पार्टीज को लाना, अलायंस पार्टनर लाना, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उसको दिखाया जा सके। पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है कि ये दल हमारे साथ है। इसी कड़ी में अपना दल को भी लाया जाएगा, पशुपति पारस को भी लाया जा सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी टूटी है। अब सबसे बड़ी समस्या बिहार को लेकर यह है कि बीजेपी से ऑलरेडी 5 मंत्री हैं वहाँ पे। अगर जेडीयू से 3-4 बनते हैं, एलजेपी से एक और बनता है, और सुशील मोदी भी प्रबल दावेदार है, उप मुख्यमंत्री हैं और 15 साल तक बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल में रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस का भी लाभ उठाना चाहेगा केंद्र सरकार, तो उनको भी अकोमोडेट करना है। तो इस परिस्थिति में 10-11 लोग बन जाते हैं, तो इसमें से बीजेपी अपने कुछ मंत्रियों को हो सकता है ड्रॉप कर दे। अब पहले से जो नाम है वो रविशंकर प्रसाद, आरके सिंह, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और अश्विनी चौबे हैं। अब इनमें से किन किन पर गाज गिरेगी ये मालूम नहीं है। तो ये पहले रीजनल लेवल पे तय कर ले कि कितने मंत्रियों का अनुपात होगा। उसके बाद बीजेपी अपने कोटे से मंत्रियों की छंटनी या अगर मान लीजिए लेना है तो लेंगे, तो वो निर्णय तब होगा। ये लास्ट मिनट तक चलेगा। ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि कास्ट बैलेंस, रीजनल बैलेंस, जेडीयू की अपनी आंतरिक राजनीति है अति पिछड़ों के लेकर, बीजेपी का वोट बैंक अपर कास्ट और बनिया समुदाय के लोग हैं, तो सुशील मोदी उसी कड़ी में आ सकते हैं। तो ये सब देखना होगा। पासवान हैं, पशुपति पारस, दलित समुदाय को भी मैसेज देना है। लेकिन बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और पंजाब, तो वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होने की उम्मीद है। प्रकाश, आप जिस तरह से बड़ी बात कह रहे हैं, चाहे वो जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय हो या दलीय समीकरण हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं। सृष्टि भी हमारे साथ जेपी नड्डा के घर से। सृष्टि, आप बता रही थी कि किस तरह से एनालिसिस हुआ है, जड़ों तक मंथन हुआ है एक एक पोर्टफोलियो को लेकर। कई ऐसे मंत्रालय हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से अधिक पोर्टफोलियो थे, तो इन सब पर नजर रहेगी और नए चेहरों को इस बार तरजीह देने की कवायद है, कोशिश है। बिल्कुल निधि, जेपी नड्डा की आवास के बाहर हम मौजूद हैं। 5 बजे जो अहम बैठक होने वाली है। जैसा हमने पहले भी बात की थी कि कई मंत्री हैं जिनके पास में 2 से 4 ऐसे मंत्रालय हैं, मजबूत मंत्रालय हैं, जिनका कार्यभार कम किया जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो मंत्री काबिलियत नहीं रखते हैं या फिर उन्होंने उस डिपार्टमेंट को सही से संभाला नहीं है। कार्यभार कम करने का मतलब यही है कि जो कुछ एक डिपार्टमेंट उनके पास में रहेंगे उस पर वो ज्यादा फोकस कर पाएंगे और नए लोगों को जगह इसमें मिल पाएगी। क्योंकि अगर 4 से या 5 कार्यभार
डिपार्टमेंट एक ही मंत्री के पास में रहेंगे तो नए लोगों को आखिरकार किस तरीके से जगह दी जाएगी, ये बात लगातार सामने आई। और ये महीनों से एनालिसिस लगातार किया जा रहा था, जिसमें जेपी नड्डा की भूमिका बेहद अहम रही थी। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा ने मिलकर ही ये पूरा एनालिसिस यहाँ पर किया है। खास तौर पर जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर फोकस ज्यादा रहेगा कि घटक दलों को, अपने साथियों को यानी कि एनडीए को और ज्यादा मजबूती के साथ कैसे रखना है। चाहे वो 24 के चुनाव की हम बात कर लें, दूरदर्शिता के साथ में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। एक साल में कई राज्य बिल्कुल सृष्टि आपके पास वापस लौटेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि नारायण राणे भी दिल्ली पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, नारायण राणे दिल्ली पहुंचे हैं, मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं नारायण राणे। लगातार आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नारायण राणे दिल्ली पहुंचे हैं। इधर कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और ऐसे में कई बड़े नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। यह भी माना जा रहा है कि सवाल यह उठा है कि क्यों ये कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। लेकिन देखिए, नारायण राणे दिल्ली पहुंचे हैं, कई बड़े अहम कैबिनेट के। अरे आप चुप बैठो ना, एक जन बोलो ना, क्या बोलना चाहते। मुंबई से दिल्ली आने का न्योता मिला है आपको, मुंबई से दिल्ली मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले। हाँ, आज कोई विशेष कारण आने का, आज कोई विशेष। अरे विशेष से कम मिल। देखिए एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूँ। मेरे को अपने घर पे तो जान दे, उसके बाद मैं बोलूँगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। आपका भी नाम है जो नाम है तो कंफर्मेशन होने देना। कंफर्म नहीं है अभी कंफर्म नहीं है सर। और सीधे चलेंगे, हमारी सहयोगी रीमा हमारे साथ जुड़ी हुई है पीएम आवास से, उनके पास जाना चाहेंगे। रीमा, देखिए नारायण राणे भी वहां पर पहुंचे हैं और सवाल ये उठता है कि ये क्यों बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि कई नेता ऐसे भी हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कई नेता ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालय हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि बोझ जो है वो कम होगा। रीमा, शिखा, देखिए इसको इस तरीके से समझना होगा, अगर 20 से ज्यादा चेहरे हैं तो 20 से ज्यादा समीकरण है। हर चेहरे के पीछे कुछ ना कुछ वजह है। यही वजह है कि मौका दिया जा रहा है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, इन सब राज्यों पे फोकस करें। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो नारायण राणे का आप जिक्र कर रही हैं, ये वो कद्दावर चेहरे हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि अगर उनको सियासत में कोई तोड़ फोड़ करनी हो, किसी पार्टी को किसी के साथ लाना हो, तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं। ये हमारे सहयोगी भी इस बात को दोहरा रहे थे। लेकिन इस बीच नारायण राणे आकर ये मासूम सा बयान दे रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, हम सेशन से पहले आ जाते हैं। नीतीश कुमार भी, बिहार के सीएम, इसी तरीके से एक मासूमियत भरा बयान देते हैं कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, हमने तो आरसीपी सिंह को कह दिया है। आरसीपी सिंह और ललन सिंह है कौन? उनका पोस्ट बताने से पहले लोग कहते हैं कि वो नीतीश के करीबी हैं। यानी आरसीपी और ललन सिंह वही कहेंगे, वही करेंगे जो नीतीश कुमार चाहेंगे। तो अभी कोई पत्ते नहीं खोलना चाहता है, क्योंकि ये मोदी कैबिनेट विस्तार है, एन मौके पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इन बयानों पे मत जाइए, सबके पीछे कोई ना कोई आधार है। और चूंकि मैं फिर नारायण राणे पर फोकस करूंगी, जिस तरीके से संजय राउत का बयान आना शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कोई हेरफेर देखने को मिले तो इसमें बहुत ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ अपने दर्शकों के सामने कहना चाहती हूँ, एक बात तो रीमा तय है, ये जो आप कह रही हैं कि हर चेहरे के पीछे एक नया समीकरण है और इसीलिए हर चेहरे पर मंथन किया जा रहा है सरकार की ओर से, क्योंकि ये बड़ा बदलाव है और आने वाले समय में सृष्टि यूपी उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और इसी वजह से यूपी पर ज्यादा फोकस है। कई चेहरे यूपी से शामिल होंगे मंत्रिमंडल में। बिल्कुल, देखिए निधि, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो यहाँ कई बड़े चेहरे हैं जिनके नाम अभी तक संभावित भी नहीं थे। वरुण गांधी का नाम सामने आ गया कि फोन चला गया है। रीता बहुगुणा जोशी का नाम सामने आ गया कि उनको कॉल चली गई है। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल की बात लगातार हो रही है। उत्तराखंड की हम बात कर लें तो तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के ये दो नाम है जो दोनों एक ही कार्यकाल के पूर्व मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही बंगाल की बात करें तो दिलीप घोष और लॉकेट चटर्जी का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।
रहा कि ये सब अभी अटकलें हैं, लेकिन पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, असम की हम बात कर लें या फिर हम बंगाल की बात करें, यूपी उत्तराखंड की बात करें, लगातार यहाँ से वो तमाम नाम हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सामंजस्य बिठाने की कोशिश है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की दावेदारी बहुत मजबूत है और बहुत हद तक माना जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी भी है अनुप्रिया पटेल, इसीलिए क्योंकि अपना दल अभी भी 3 से 4 सीटें सृष्टि, लेकिन ऐसी सबसे हैं जहां बड़ा पर सवाल ये है मजबूती कि के साथ केंद्र में सरकार की जाना नजर में आगे आने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं या 2024 का लक्ष्य है। हमारे साथ प्रकाश सिंह लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, लक्ष्य क्या है? 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव या फिर 2024 का चुनाव, या दोनों ही लक्ष्य लेकर चल रही है केंद्र सरकार? बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों ही लक्ष्य लेकर चल रही है, दोनों ही इंटरलिंक्ड है। और उत्तर प्रदेश में चुनावी विजय जो है वो बहुत सारा रास्ता प्रशस्त करेगा। 2024 में चुनाव में जो नरेंद्र मोदी फिर से नेतृत्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए ये मैसेज दिया जाएगा सभी सामाजिक समीकरण, और पॉलिटिक्स होता ही है सामाजिक समीकरण को लेकर देखने की बात होती है। सोशल बैलेंस बनाना होता है, प्लस काबिलियत भी देखी जाती है। तो ये एक बड़ा ही जटिल इश्यू है जिसको सॉल्व करना आसान नहीं होता है। और अब चूंकि उसमें अलायंस पार्टनर भी आ रहे हैं, तो दुविधा की स्थिति बन गई, खासकर बिहार में, यूपी में। वो सामाजिक समीकरण बनाना होगा उन लोगों को, तभी जाके आप रेनबो अलायंस बनाते हैं और तब आप चुनाव जीतते हैं। जैसे बिहार की स्थिति ले तो सबसे ज़्यादा माथापच्ची यहीं पर है, क्योंकि यहाँ 2 घटक दल है। एक लोक जनशक्ति पार्टी है, तो उसके तो एक व्यक्ति को आप दे देंगे। जेडीयू पिछले बार 1 पद लेने से मना कर चुकी है, वो चाहती है कि 4 मिले, क्योंकि सामाजिक समीकरण उनको बैठाना है, पार्टी को कंसोलिडेट करना है तरीके से। और बीजेपी का भी अपना वोट बैंक है, क्योंकि ये पूरे बेल्ट में, बिहार यूपी में आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये गढ़ है। तो गढ़ को मजबूत रखना है, सामाजिक समीकरण मजबूत रखना है। तो ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो गया है बीजेपी के लिए कि अगर घटक दल को शामिल करते हैं तो अपने दल के कुछ लोगों को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वो कुछ सेक्शंस नाराज ना हो जाए। तो वो सोशल बैलेंस मेंटेन करने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। हो सकता है आज रात तक या कल सुबह तक वो फैसला ले लेंगे, किसी को पार्टी की जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन इतना तय है कि बिहार के 1 या 2 मंत्री ड्रॉप जरूर होंगे। अगर ड्रॉप नहीं होते, 10-11 मंत्री रखना है, तब तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल प्रकाश, आपके पास वापस लौटेंगे। रीमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है पीएम आवाज से, लगातार उनके पास जाना चाहेंगे। रीमा, लगातार बैठकों का दौर जारी था, लगातार ऐसा लग रहा है कि काफी लंबे समय से पटकथा लिखी जा रही है। क्या लगता है किन राज्यों पर ज्यादा फोकस रहेगा? क्योंकि अभी हमने नारायण राणे को देखा है, बिहार पे रहेगा, उत्तर प्रदेश पे रहेगा, पश्चिम बंगाल पे रहेगा, और कई ऐसे चुनावी राज्य जो आने वाले समय में चुनाव जिनमें होने वाले हैं उन पर फोकस रहेगा। रीमा, चुनाव है और बिहार में चुनाव नहीं है, लेकिन इस मंत्री पद की बात पे और इन सारी चीजों पे ही सरकार टिकी हुई है। नीतीश कुमार का तेवर सबको मालूम है कि वो पल भर में पलट जाते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है कि वो किधर भी पलटा कर लेते हैं। बीते कुछ सालों से जो उनकी चुनावी स्ट्रैटेजी रही है, या जो उनका राजनीति करने का तरीका रहा है, या सत्तासीन होने की जो उनकी भूख रही है, उसको देखकर कह सकते हैं। लेकिन हमारे सहयोगी, सीनियर सहयोगी प्रकाश जी जो बार बार बातें दोहरा रहे कि बिहार से मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं, तो उसमें मुझे लगता है, जहां तक जो मैं समीकरण देख पा रही हूँ, जो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार करते हैं या जो बीजेपी कर रही है, उसमें शायद इसका नुकसान एक व्यक्ति को झेलना पड़े तो वो सुशील मोदी हो सकते हैं। क्योंकि बिहार चुनाव से ही उनको दरकिनार करने की कोशिश, क्योंकि वहां उनके नाम पे बहुत ज्यादा उस तरीके से सहमति रहती नहीं है। बिहार बीजेपी में ही उनके लिए उस तरीके से माहौल नहीं है। हो सकता है कि इसका नुकसान उनको, अगर नीतीश कुमार की बातों को मानना पड़ता है बीजेपी को, तो नुकसान भुगतना पड़ेगा सुशील मोदी को। लेकिन आपने चूंकि बड़े पैमाने पर, बड़े कैनवस पे ले जाके इस सवाल को पूछा है कि कौन कौन से राज्य हो सकते हैं, प्रमुखता के तौर पर यूपी है, बिहार है, इसके अलावा उत्तराखंड है, इसलिए क्योंकि वहां पे उस समय 45 साल के युवा अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वहां के जितने सीनियर लीडर्स हैं सबको नाराजगी है। तीरथ सिंह रावत को लेकर चर्चा चल रही है कि उन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि पार्टी को एकजुट रहना एन चुनावी माहौल में बहुत जरूरी है, तो वो भी प्रदेश मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया तो उसको दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव का चूंकि जिक्र हो रहा है 2024 का, तो उस चुनाव में भी जाना है, तो उसको ध्यान में रख के भी कवायद की जा रही है। बिल्कुल, कयास और अटकलें ऐसी है रीमा जो लगातार लग रही थी और पिछले
2 दिनों से चर्चा बहुत ज्यादा हलचल तेज है कि कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और अब तो तारीख भी आ चुकी है 8 जुलाई सुबह 10:30 बजे। लेकिन नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली ने बुलाया है तो दिल्ली आ रहे हैं और कई नेता आ रहे हैं बुलावे पर। सर्बानंद सोनोवाल पहुंच चुके हैं दिल्ली, उस वक्त की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको नारायण राणे भी जब दिल्ली पहुंचे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट पर पहुंचे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए गए थे और इसी बीच उनको महाकॉल आ गया, दिल्ली से बुलावा आ गया और अब दिल्ली आ रहे हैं।